गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। हम जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ना, डीएनए और आरएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। किसने सर्च किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था आपको डीएनए के बारे में। आरएनए के बारे में कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर होता है। ठीक है, अब आप कुछ ये देखेंगे कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसने बताया। ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। ये तो बता दिया कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक ने आपको बताया। ठीक है, उसके अंदर बना किस किस का होता है? फॉस्फेट शुगर होती है, ठीक है, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइबोज शुगर होती है या डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और क्या होते हैं? प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया। प्यूरिन और पिरामिडिन के जो स्ट्रक्चर है बेटा वो 11th की बायो में दे रखे, 11th में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, वहां पे जब आपने ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे प्यूरिन्स और पिरामिडिन, ये आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि बॉन्डिंग कैसे होती है कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्डिंग है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है? राइबोज जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ी हुई होती है। आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर नॉर्मल शुगर होती है और जो आरएनए होता है उसकी सेकंड जो पोजीशन होती है उस पे एक अल्कोहल या ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी आपने पढ़ ली थी। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, कैसे पता चला। तो देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया पहले। ट्रांसफॉर्मिंग यानी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। वो एक्सपेरिमेंट क्यों हुए? मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक्सपेरिमेंट किए, किस पे एक्सपेरिमेंट किए। देखो क्या करते हैं, एक चीज ध्यान से सुनना, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके उसमें भी काम आएगी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? ठीक है, अभी आप एक वर्ड सुनोगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज ये होता है कि वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कर रहा है? वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? देखो एक्चुअल में ना, देखो जब इसके बारे में पता करना था ना कि क्या करा, ये अभी देखना आप कि बैक्टीरिया दो तरह के पढ़ोगे इसमें कि एक हीट रेजिस्टेंस था, एक वायरुलेंट था, एक वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था। इसके दो स्ट्रेन थे, आर और एस। ठीक है, माइस के अंदर इंजेक्ट किए गए, फिर हीट किल्ड किया गया, हीट से मार दिया गया, फिर उसको इंजेक्ट किया गया, तो माइस पे क्या इफेक्ट पड़ा या चूहे पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, उससे पहले ये कि बैक्टीरियोफेज जो है ये सब कारनामे करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो यहां से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बेस स्टार्ट हुआ। इसका बेस स्टार्ट हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि देखो आरएनए डीएनए के बारे में पता करने के लिए आपको क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने। किसने किया था? ग्रिफ्थ ने। इन्होंने क्या बताया कि दो तरह के क्या है, दो टाइप के बैक्टीरिया लिए है ना, दो टाइप के जो वायरस है उनको बैक्टीरिया के अंदर क्या किया गया है ना, इंजेक्ट किया गया। उस बैक्टीरिया के अंदर उनको रेप्लिकेट करने के बाद यानी उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद उसको माइस के अंदर क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी चीज, उन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से क्या कर दिया गया? मार्क कर दिया गया। क्यों रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से मार्क किया? आप आगे भी एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो देखोगे कि रेडियो एक्टिव से मार्क करने का मतलब है, जब रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कौन सा पेरेंटल डीएनए, कौन सा नॉन पेरेंटल या सिस्टर डीएनए या फिर डॉटर डीएनए। तो ये जो चीजें पढ़ोगे आप, ताकि क्या हो सके कि जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, अच्छा ये रेडियो एक्टिव कुछ नुकसानदायक होते हैं। रेडियो एक्टिव मार्कर्स जो है ना वो नुकसानदायक नहीं होते। ठीक है, सिर्फ ये क्या काम करते हैं? मार्क करने का काम करते हैं। लेकिन वैसे रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये सारी चीजें अब हम इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले ग्रिफ्थ ने किया। फिर उसी के वर्क को, उसी के इस प्रोसेस को आगे किसने कैरी ऑन किया, किसने कंटिन्यू किया, क्या पता चला हमें, ये आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में मैक्सिमम दो या तीन से ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। 2 या 3 एक्सपेरिमेंट आपको याद रह जाए, उनके साइंटिस्ट के नाम याद रह जाए, वही बहुत है। तो देखो अब हम देखते हैं ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, पहले तो ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक का दूसरे के अंदर क्या हो जाना? ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मिंग।
जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, बायो हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इनमें क्या है कि वर्ड्स के मीनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो ग्रिफ्थ ने दिया था, कब दिया था, 1928 में, ठीक है। अब ये कब दिया था ग्रिफ्थ ने, 1928 में, ठीक है। अब निमोनिया कोकाई बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था, ठीक है। ये, हाँ जी सही समझ रहे हो, ये वही बैक्टीरिया जो क्या करता है, निमोनिया कोज करता है, ठीक है। एक्सिस में सर्दी वगैरह जो हो जाती है ये चीज, ये क्या है, निमोनिया कोकाई बैक्टीरिया ने क्या किया था, इसको, इसके बारे में डिटेल्ड में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब देखो ये क्या है, इसके दो टाइप के स्ट्रेन थे, एक था वायरुलेंट, एक था नॉन वायरुलेंट, ठीक है। जो वायरुलेंट था उसके ऊपर क्या था, ये था स्मूथ कॉलोनी। ये क्या बना रहा था बेटा, स्मूथ कॉलोनी बना रहा था। क्या बना रहा था, स्मूथ कॉलोनी बना रहा था। इसके चारों तरफ क्या थी, शीथ प्रेजेंट थी, क्या थी, शीथ प्रेजेंट थी। ये जो है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है वो कैसी कॉलोनीज फॉर्म कर रहा था, रफ कॉलोनी बना रहा था, ठीक है। इसकी जो आउटर शेल है या सेल जो मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। मैं क्या कह रही हूँ, वायरुलेंट बैक्टीरिया जो था उसके अंदर क्या था, स्मूथ कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहा था, वो स्मूथ कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहा था। तो उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट थी, शीथ प्रेजेंट थी, ठीक है। जो शीथ प्रेजेंट थी वो किससे सराउंडेड थी, पोलोसैकेराइड से सराउंडेड थी। किससे सराउंडेड थी, पोलोसैकेराइड से। ये जो शीथ है ये किसकी बनी हुई थी बेटा, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, पॉलीसैकेराइड की। इसके बाद कोई शीट थी नहीं। इस टाइप की बैक्टीरिया को क्या कहा, एस, और इस टाइप की बैक्टीरिया को क्या कहा, आर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, चूहे जी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, यानी माइस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, माइस के अंदर। अब देखो एस को किसके अंदर, माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस डाइड, चूहे मर गए। अब ये जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया था ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। अब जो आर, इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो क्या हो गया, माइस जिंदा है, क्या, लाइव। अब मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात, एस स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया, ठीक है। यानी ये समझ लो उबाल दिया मैंने इनको, ठीक है। अब मैंने तो क्या उबाला, इनको हीट किल कर दिया, यानी गर्मी से या टेम्परेचर से इन्हें मार दिया गया। तो मारा किसने, हीट किल्ड किसने किया, उस साइंटिस्ट ने, ग्रिफ्थ नहीं किया होगा, ठीक है। ऑलवेज की मेहनत किया नहीं होगा। हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस के अंदर क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया। तो क्या हो गया, माइस सर्वाइव, ये लाइव, जिंदा हो गया। अब क्या करा, एस हीट किल्ड और आर हीट किल्ड, दोनों को इंजेक्ट कर दिया गया माइस के अंदर एक साथ। माइस डाइड हो गया, क्या हो गया, डाइड हो गया। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, है ना। ये ऐसे कैसे हो गया, ये चीज तो ग्रिफ्थ ने नहीं बताई थी। इसको इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे 2-3 साइंटिस्टों ने और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया। अब वो कौन कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। अब ये एक सोचने वाली बात है। देखो बेटा, जब ऐसा क्या था, ठीक है, ऐसा क्या था कि ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ऐसा क्या था कि और जो अदर चीज है वो सारी खत्म हो गई। अगर आपने किसी चीज को उबाल दिया है तो उसके अंदर जो भी था वो तो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन फिर भी चूहा मर गया, ऐसा क्या हुआ, है ना। ऐसा क्या हुआ उसके बारे में जो डिटेल्ड में उसके बाद जो देखेंगे वो बायोकेमिकल जो है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो एवरी एक्सपेरिमेंट। फिर ये क्या करा, इसके बाद जो आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद, ग्रिफ्थ के बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ इसी को फर्दर क्या करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए। वो क्या था, एवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये भाई साहब है, इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखना। इनमें चार, एक तो ओसवाल्ड एवरी, मैकलैंड और मैकार्टे, ठीक है। ये क्या करा इन्होंने 1933 और 34 के अंदर क्या दिया, अपना पूरा डिटेल्ड के अंदर इन 3-4 साइंटिस्टों ने क्या बताया। अब देखो इन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो क्या है, कि वो प्रोटीन है। इन्होंने ये सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, शायद प्रोटीन है, ठीक है। इन 3-4 साइंटिस्ट, एवरी, मैकॉल्ड और मैकार्टे, इन तीनों चारों ने क्या सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना
वो क्या है, प्रोटीन है। ऐसा हो सकता है क्या? ये कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड जो एस बैक्टीरिया था उसको देखा कि वो क्या करा कि उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, जो डीएनए अलोन है ना, एस से आर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, एस से आर के अंदर डीएनए अलोन जो है वो एस से आर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। देखो इन्होंने जो प्रोटीन है डीएनए के अंदर डीएनए लाइगेज, आरएनए के अंदर आरएनए लाइगेज, ये दोनों प्रोटीन में डिस्कवर किए, लेकिन इन प्रोटीन से कुछ रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उन्होंने ये देखा जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है ना, उसका क्या हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्या ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस टू आर। इसी वजह से वो बेचारा चूहा क्या हो गया, मर गया। ठीक है, क्योंकि हीट किल्ड थे ना दोनों, अगर जो मरी गया, जब मतलब उनको मार ही दिया, तो उसके बावजूद भी चूहा मरा कैसे? ये इस एवरी एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ हुआ कि जो डीएनए और आरएनए है वही क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, है ना। यानी डीएनए लाइगेज नहीं, प्रोटीएज और आरएनएज, इन प्रोटीन्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी इनका रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस बैक्टीरिया के ऊपर या उस चूहे के ऊपर। इसका फर्क पड़ा, डीएनए जो है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी एक से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, वो चूहा मरा। तो ये एवरी एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ना। हमारे अंदर से हमारी जो प्रोजेनी के अंदर जाएगा वो क्या है, डीएनए ही है जो कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। ये कुछ हद तक जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे उनको सही प्रूफ करते हुए ह्यूमन बीइंग्स के कंसर्न में सही बता रहा, बैक्टीरिया के कंसर्न में, माइस के कंसर्न में, ये क्या है, एनिमल्स के कंसर्न में सही जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये किसने बताया, हार्शे और मार्था चेज ने। ठीक है, हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अब क्या देखेंगे हम, परमानेंटली ये देखेंगे कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मटेरियल, ठीक है, तो ये इन लोगों ने क्या क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि डीएनए एक मटेरियल है। अब ये इसके अंदर हम इनका बैक्टीरियोफेज का काम आएगा मेनली, इसके अंदर फास्फोरस और सल्फर से काम करेंगे। जो बैक्टीरियोफेज हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कर देते हैं। एक था सल्फर को यूज करेंगे, एक में फास्फोरस को यूज करेंगे, किसके लिए, मार्किंग के लिए या रेडियो एक्टिव या लेबलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करा इन्होंने, एक के अंदर क्या करा, एक को जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको फेज डीएनए को क्या करा, कल्चर करा P32 से, फास्फोरस 32 से, किसको करा, फास्फोरस 32 से डीएनए को। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि जो प्रोटीन है उसे प्रोटीन को किससे करा, सल्फर से। ठीक है, प्रोटीन को किससे मार्क किया, सल्फर से मार्क किया। सल्फर का भी फास्फोरस 32 था, सल्फर कौन से स्ट्रेन का यूज किया, 35। ठीक है, ये इनके नंबर है फास्फोरस और ये। तो ये जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए को किससे मार्क किया गया, फास्फोरस 32 से, है ना, और सल्फर से किसको मार्क किया गया, प्रोटीन्स को मार्क किया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या देखा इन्होंने कि इनको कल्चर किया इन्होंने, तो देखा कि जो बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली कल्चर किया, कल्चर किसके अंदर किया, इंडिपेंडेंटली कल्चर किससे किया, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई की फुल फॉर्म एस्केरिया कोलाई, है ना। ये एस्केरिया कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। इसके अंदर इनको कल्चर किया। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली बहुत सारी कॉलोनीज को क्या करना, ग्रो करना आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। जैसे अगर मेनली माइक्रोबायल लैब के अंदर अगर मीडियम के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन्हें कल्चर या ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा इन्होंने कि इन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड थे उनके अंदर डीएनए जो है वो क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पास हो रहा है। इस प्रोटीन का कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये देखा इसके अंदर जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है
वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, ओनली ऑन डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। चाहिए प्रोटीन का कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा। उसके अंदर जो ट्रेस मिले थे वो P32 के ट्रेस मिले थे, रेडियो एक्टिव P32 के, इसके कोई ट्रेस नहीं मिले, कोई भी क्या नहीं मिला, ट्रेस नहीं मिला, या इसका कोई भी स्ट्रेन नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या पास ऑन हो रहे हैं, डीएनए पास ऑन हो रहे हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। आगे बात समझ में। हमारा मेन जो फोकस था वो क्या था, हमें ये बताना कि जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है। ये हमने लास्ट चैप्टर में जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने चीख चीख के बताने की कोशिश की थी। अब ये जो है जेनेटिक मटेरियल हार्शेड चेज एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन होता है। इसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वही डिफेक्ट क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन होते हैं। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ गई होगी। बहुत अच्छे से तीनों एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और मोस्ट प्रोबेबली समर स्टार्ट हो चुकी है, समर वैकेशन स्टार्ट हो गई, कुछ स्कूलों में, कुछ स्टेट्स में बाकी है, तो उन्हें एंजॉय कीजिएगा, घर में रह के आराम से पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।